मैं गौरव श्रीवास्तव आपका पीछे शादी चैनल पर वेलकम करता हूं। और जैसा कि अभी आप सभी जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं उन सभी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़े कैसे, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है उसमें मैं ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, और साथ ही साथ पहले न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले करनी है, जिससे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, तो आज की जो सेशन है उसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के बाद से फिर जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जो जनसत्ता न्यूज़पेपर आती है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, उनके लिए भी वो जनसत्ता पे न्यूज़पेपर पे बेस्ड मैं एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आज का इंडियन एक्सप्रेस पे हम लोग देखेंगे क्या क्या मेन आर्टिकल है कि क्या किस तरीके से वो हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगा कि आखिर में जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले हमें करना क्या है। तो जैसा कि पहला पॉइंट जो है वो बता रहा है कि न्यूज़पेपर जो है आपको पढ़ने के लिए पहले जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आपको एकदम बहुत बारीकी तरीके से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, अभी जब मैं न्यूज़पेपर दिखाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जब आपको याद होता है तो आप रेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और कम समय में आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आप कवर कर लेते हैं और साथ में जो जानकारी चाहिए आपको जानकारी भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आपको यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस जो दिया हुआ है, उसको आपको एकदम कंठस्थ कर देना है। उसमें कुछ भी इफ बट नहीं है, वो पहला सबसे पहला कंडीशन है। अगर उसे आपने कंठस्थ नहीं किया तो आप कुछ भी इधर उधर भटकते रहोगे कि क्या इसे भी पढ़ना है न्यूज़पेपर में, क्या इसे भी पढ़ना है। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको मेमोराइज ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये कि अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अब सिलेबस आपने तो कंठस्थ कर लिया, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, चाहे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से, राजनीति से रिलेटेड, तो कोशिश करिएगा बहकावे में ना जाइएगा कि हाँ चलो इसको भी थोड़ा समय दे के पढ़ लेते हैं आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है। तो उसमें अगर आप ये सब करने लगेंगे तो आपका जो समय बाकी जिस सब्जेक्ट को देना चाहिए आप वहाँ पर कटौती करने लगेंगे, जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको पहला शॉर्ट नोट्स अगर पॉसिबल हो तो आप शॉर्ट नोट्स, एडिटोरियल है और भी जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो अगर पॉसिबल हो तो आप उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लें, जिससे कि अगर आप जब प्री हो या मेंस हो या इवन इंटरव्यू के समय में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपने खुद से लिखा हुआ है तो आपको जल्दी से समझ में आएगा वो चीज़। ठीक, अब चौथा पॉइंट है कि आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि अभी शुरुआती अगर पीरियड में हैं आप तो कोई बात नहीं, आप समय लें, 1.5 घंटा 2 घंटा लें, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है पढ़ने की उसको आपको बढ़ाना है। ठीक है, और बढ़ाना है और साथ ही साथ उसको कोशिश करना है कि जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, कोशिश करना है कि आप एक ही घंटे में उसे आप ख़त्म करें। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कि मार्केट में बहुत से न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या करना है आपको, तो मार्केट में बहुत से न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, फिर जनसत्ता हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। बच्चे भी उसमें परेशान रहते हैं कि कौन सा बेटर है, विच वन इज़ बेटर। तो मेरा प्रेफरेंस जो है वो इंडियन एक्सप्रेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने हिंदू भी पढ़ा हुआ है, 2-3 साल मैंने कंटिन्यू हिंदू भी पढ़ा था, लेकिन हिंदू के बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस को स्विच किया, क्योंकि मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ
एक तो सबसे बड़ी बात कि जो उसकी लैंग्वेज है, ठीक है, वो मतलब कि आपको ईजिली आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, आपको डिक्शनरी ओपन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको भरपूर मिलता है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि जनसत्ता पढ़ें। दैनिक जागरण में चूँकि क्या है कि पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपकी अगर अपनी खुद की चॉइस है तो आप देख सकते हैं उसको। अब ये तो बात हो गई कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले और क्या क्या करना चाहिए साथ में पैरेलली। लेकिन अब अगर हम न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या होगा? क्यों नहीं मंथली मैगजीन क्यों नहीं पढ़ें, न्यूज़पेपर पर डेली 1 घंटे क्यों खर्च करें? तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो होगा, आप अगर कहीं भी वो टॉपिक सामने आएगा, ठीक है, तो आप ईजिली कनेक्ट कर लेंगे, ईजिली रिकॉल कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था। और आप क्या कर लोगे कि उससे आप ईजिली जब रिकॉल कर लोगे चीज़ों को, तो चाहे क्वेश्चन के, चाहे प्रीलिम्स में आया हो या फिर मेंस में आया हो, तो आप चूँकि फैमिलियराइजेशन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि जो मंथली मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन में कुछ भी लें, ठीक है, मंथली मैगजीन में कुछ भी लें आप, मंथली मैगजीन में आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र या फिर योजना, मतलब आपकी चॉइस है, प्रतियोगिता दर्पण, आप कुछ भी लें। और साथ ही साथ अब जब न्यूज़पेपर को भी फॉलो करते रहते हैं तो एक आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन, एक करंट अफेयर की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये है मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, जिससे कि आप न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन दोनों से आपको हेल्प मिलेगी और आपका करंट अफेयर्स जो है एक होलिस्टिक वे में कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर इधर उधर बाजार के और अदर मटेरियल्स और अदर इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्टली न्यूज़पेपर से आपको क्या होगा फ़ायदा? लास्टली आपको फ़ायदा होगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो 3 स्टेज हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी में, तीनों स्टेज में आपको हेल्प मिलेगा। आपने देखा होगा इस बार का सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पेपर, उसमें बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आए हुए हैं, करंट के क्वेश्चन हैं बट रैंडम है, ठीक है। लेकिन अब ये भी है कि लास्ट के 1 ईयर्स के जिन्होंने बच्चों ने हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस थॉरोली किया था, उनका कहना ये है कि हाँ क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे रैंडम थे बट डूएबल थे, करने योग्य थे। तो उनकी बातों को आधार मान के मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आपको प्रीलिम्स में, जो कि इस समय इवन यूपीपीएससी में भी 35 क्वेश्चन के नियर अबाउट आपके करंट से आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो प्रीलिम्स में इसका एडवांटेज है ही है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपने नहीं क्लियर किया तो नो मैटर व्हाट आपका आंसर राइटिंग कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे। मेंस में क्या है, मेंस में जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि एक आंसर का स्ट्रक्चरिंग कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो आपकी एक राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें ओपिनियन रहते हैं बहुत से विशेषज्ञों के, तो आप जब उनके ओपिनियन देखते हो तो उनके ओपिनियन के बेस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है किसी भी इशू पे, जैसे अभी इस समय मणिपुर का चल रहा है तो मणिपुर के इशू पे आपसे पूछा जाएगा। और अभी आज के न्यूज़पेपर में दिखाऊं किस तरीके से मणिपुर के इशू पे 2-2 एडिटोरियल में आए हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ओपिनियन फॉर्म होगा और आपका इंटरव्यू भी बढ़िया जाएगा, ओके। तो ये हुआ मेरी तरफ से कि क्यों ज़रूरी है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर से फ़ायदा, और किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को कवर करना है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग मेन कि जो आज न्यूज़पेपर जो दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में किस तरीके से हमको डाइसेक्ट करना है उसको, कि हाँ क्या क्या ज़रूरी है हमारे लिए, ओके। तो चलते हैं। अब देखिए ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक। अब आज की न्यूज़पेपर में दिया हुआ है पहली बात कि जो हाईलाइट किया है मैंने, मीडिया रोल की इन अ डेमोक्रेसी। ये अगर आप देखें तो इसको मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। मीडिया का क्या काम है, पब्लिक को अवेयर करना,
ठीक है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, गवर्नमेंट की जवाबदेही तय करना। अगर गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक वेलफेयर के तहत काम नहीं कर रही है तो मीडिया का काम है कि उन सरकार को कंपेल करना, सरकार को मजबूर करना कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो ये आपका एस्से का पार्ट हो सकता है कि मीडिया रोल का क्या है डेमोक्रेसी में रोल, ठीक है। मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, एस्से का भी पार्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपका एथिक्स में भी हो सकता है कि हाँ, मीडिया को किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से हैट्रेड फैल रहा है, किस तरीके से हेड स्पीच के थ्रू लोगों के बीच में कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कहीं ना कहीं इससे जो निबंध आता है, और साथ ही साथ GS1 का भी इवन पेपर, GS1 पेपर में भी आपके लिए रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे इस आर्टिकल में ऐसा कुछ मीडिया के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मीडिया का क्या रोल है उसको देखते हुए आप तैयार कर सकते हैं, चाहे आपका निबंध हो, चाहे GS1 पेपर में पूछा जाए या फिर आपके एथिक्स पेपर में पूछा जाए, ठीक है। अब जो ये दूसरा कॉलम है, दूसरा टॉपिक जो है दिया हुआ, इंडिया इजिप्ट साइन पैक्ट ऑन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एज मोदी LCC होल्ड टॉक्स। अब इसमें क्या है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में किस तरीके के द्विपक्षीय संबंध हो रहे हैं, ठीक है। उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, अगर इजिप्ट से हमारे संबंध गहरे हो रहे हैं तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बनेगा आपके GS2, जो GS2 पेपर होता है उसका ये पार्ट है, बायलैटरल रिलेशनशिप के, ठीक है, द्विपक्षीय संबंध को। तो इसको आप देख सकते हैं ज़रूर से, क्योंकि जो इजिप्ट है वो भी ज़रूरी है इंडिया के लिए। और क्यों ज़रूरी है वो आप यहाँ पे देख लें कि किस तरीके से हमारे टाइज बन रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी हमने की है उससे। और हमारे जो पैक्ट्स बन रहे हैं वो डिफेंस पे हैं, ट्रेड पे है, इन्वेस्टमेंट पे है, साइंस पे है, कल्चरल है। तो आप इसको, इस टॉपिक को डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको नेक्स्ट, आप ये सारे रेलेवेंट है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हाँ, ये जो टॉपिक है ये आपका वुमेन, एक महिला है, महिला अंडर ट्रायल है, विचाराधीन कैदी है, जो कि चाहती है कि वो IVF के थ्रू बच्चा पैदा कर सके, जबकि वो जेल में है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपका एक बनाता है, ये आपको बनाता है GS4 में। GS4 में आपके लिए ये बताता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार जो हैं, उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जाए। इवन अगर एक कैदी है तो कैदियों के भी एक अधिकार हैं, उनके भी मानव अधिकार हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन ना हो, उसको किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके GS4 इथिक्स पेपर का एक ये रेलेवेंट आप एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, किस तरीके से ये डिलेमा है राइट और रॉन्ग के बीच में। क्योंकि अगर एक कैदी माँ है, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होता है जेल में, तो वो जो बच्चा है वो तो इनोसेंट है, ठीक है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन तब भी अगर वो जेल में पैदा होता है तो भी उसको इनडायरेक्टली एक पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो आप एक डिलेमा ये दिखा सकते हैं कि हाँ, इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो ये एक आपके पास एक एग्जाम्पल हो सकता है कि GS4 में आप इसको लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही सेम है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट कोई काम की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। हाँ, अब देखें ये जो है ये क्यों है बंगाल पंचायत पोल्स। इसमें हम देख सकते हैं कि GS2 का पेपर होता है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, पंचायती राज है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीक़े का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये जो एग्जांपल आप दिखा सकते हो किस तरीके से पंचायत पोल्स भी आजकल क्या हो रहा है, उसमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, इस वजह से वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप GS2 के पेपर में जो आता है उसमें आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये है
जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि इंडियन एक्सप्रेस में ये एक्सप्लेन्ड सीरीज डेली बेसिस पे आता है। जो भी करंट के इश्यूज होते हैं उस पर ये एक्सप्लेन्ड सीरीज आता है, जिसको अगर आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा डेटा और बहुत अच्छा खासा ओपिनियन आपका बनता जाता है। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही लूसिड वे में ये एक्सप्लेन किया हुआ होता है। अब जैसे कि आप देखो, ये जो बता रहा है कि पंजाब हरियाणा में अगर जो मानसून है वो अगर बुरा मानसून, अगर मतलब बहुत ही मानसून की जो है पुअर मानसून अगर आता है इस साल, जिसकी वजह से जो वर्षा है, वर्षा में कमी आती है, तो उससे क्या नुकसान होगा, ठीक है, उससे क्या नुकसान होगा अगर बुरा मानसून होता है और कम वर्षा होती है, तो उससे क्या नुकसान होगा भारत की फूड सिक्योरिटी पे, खाद्य सुरक्षा पे क्या नुकसान होगा। अब देखें आप, ये पहला पॉइंट जो है, अब ये पहला पॉइंट ही कहता है कि पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन इंडियाज ब्रेड बास्केट एंड लिंचपिन ऑफ इट्स फूड सिक्योरिटी स्पेशली पोस्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब हरित क्रांति के बाद से जो हमारे फूड सिक्योरिटी है उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब हरियाणा ने निभाई है, ठीक है। अब अगर मानसून जो है वीक होता है, कमज़ोर मानसून आता है, तो उससे नुकसान क्या हो जाएगा, उससे नुकसान ये हो जाएगा कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, चूँकि आपको मालूम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी चीन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से एल निनो भी जो है वो एक पुअर मानसून, ठीक है, एक कमज़ोर मानसून के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब मेंस में आप जब लिखोगे कि किस तरीके से एल नीनो है और पंजाब और हरियाणा की जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ है वो किस तरीके से आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या होता है कि आपके आपके आंसर्स में एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि किस तरीके से जो रेनफॉल हो रहे हैं वो भी बिलो एवरेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एल नीनो, ठीक है। तो इससे आपको मालूम चलता है किस तरीके से एल नीनो रिस्पॉन्सिबल है कम वर्षा के लिए, ठीक है, इस पॉइंट से। और आगे अगर हम देखें तो इसमें दिखाएगा कि किस तरीके से जो पैडी यील्ड्स हैं, ठीक है, जो धान के उत्पादन है वो पंजाब में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जबकि वर्षा जब कम होती। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर और सिंचाई पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर से हम ज़्यादा वो पानी निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर सोर्स जो होते हैं वो डिप्लेट हो जाते हैं, वो सूखे हो जाते हैं बाद में, जिससे क्या होता है, कल को सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो ये कुल मिला जुला कर है कि क्यों पंजाब और हरियाणा मैटर करते हैं फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ एल नीनो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कम वर्षा के लिए, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट में क्या है, ये रिलेवेंट नहीं है क्या हो रहा है, ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगता। अब आते हैं हम लोग जो मेन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एडिटोरियल में आप देखेंगे कि पहला एडिटोरियल में दिया हुआ है मणिपुर का इशू, कि मणिपुर में क्या करना है हमें, ठीक है, मणिपुर में क्या करना है, क्या समस्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो ये आप मेंस में इसमें क्या समस्या है क्या समाधान है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा जो कि आप मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल में दिया हुआ है कि न्यू डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में किस तरीके से जो दोनों के जो इंटरेस्ट है, जो हित हैं, आपस में किस तरीके से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो और गहरे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि जो न्यू डील है, ठीक है, ये जो न्यू डील करके एडिटोरियल में आया हुआ है वो आपका GS2 का पार्ट है, ठीक है। ये भी मणिपुर का जो इशू है वो भी GS2 का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कोड फॉर जेंडर जस्टिस, ठीक है। अब ये जो है आपका GS1
के लिए भी यूजफुल है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, एक्चुअली समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्यों ज़रूरी है। तो ये जो है आपका GS1 पेपर के लिए तो रिलेवेंट है, जहाँ पे आप महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर जो एक टॉपिक है उस पर आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे मतलब जो निबंध आएगा उस निबंध में भी आप लिख सकते हैं किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ज़रूरी है। साथ ही साथ आप GS2 में भी बात कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो आप देखेंगे कि एक टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं GS1 GS2 और इससे सभी में कहीं ना कहीं से रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यह भी आर्टिकल काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इसमें भी ये ज़रूरी है कि किस तरीके से जो इंडिया अमेरिकन है, ठीक है, इंडिया अमेरिका के बीच में किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी, मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो खाद्य सुरक्षा है उसको किस तरीके से, वो जो समस्या है, वो प्रॉब्लम जो है उसको किस तरीके से हम निस्तारण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखें क्लाइमेट चेंज जो है वो GS3 का पार्ट हो गया, फूड सिक्योरिटी भी आपका उसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना इसको भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, बिग पिक्चर इन मणिपुर, ये भी आपका GS1 पेपर का पार्ट है। तो इससे आपको ये मिलेगा कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो आर्टिकल आए हैं आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, और ज़रूरी है कि आप ये एडिटोरियल्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जो ये आर्टिकल्स आए हुए हैं ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सो दैट कि आपका एक ओपिनियन फॉर्म हो। ये ओपिनियन फॉर्म होगा तभी आप अपने मेंस में अच्छा आंसर लिख पाएंगे, अपने इंटरव्यू में अच्छा आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज़रूरी नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, अब ये जो है आपका कि किस तरीके से इंडिया में, ठीक है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम प्रमोट करेंगे। किस तरीके से इस समय इलेक्ट्रिक कार के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो जो ग्रीन एनर्जी हब बनता है, ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे इंडिया ने पंचतंत्र कि वो किया था, कमिट किया था कि हाँ हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश बन जाएंगे, ठीक है। पंचामृत, एक्चुअली पंचामृत का जो उन्होंने वहाँ पर किया था भारत ने कि हाँ पंचामृत के तहत हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश बन जाएंगे। तो किस तरीके से जो न्यू एनर्जी हब है, ठीक है, वो किस तरीके से हमको ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो ये जो है आपका ये GS3 का पार्ट हो जाता है, इसको पढ़ के एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका किस तरीके से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, और एल नीनो, ठीक है, अभी आपको मैंने अर्लियर अभी आर्टिकल में दिखाया कि एल नीनो और पंजाब और हरियाणा किस तरीके से आपस में एक तरीके से वो कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो जिसे आम तौर की भाषा पे कहा जाए महंगाई, ठीक है, वो किस तरीके से एल नीनो के लिए, ठीक है, एल नीनो किस तरीके से उसको भी अफेक्ट करता है, और बिकॉज ऑफ एल नीनो जो है मुद्रास्फीति का किस तरीके से समस्या क्रिएट होता है। तो ये जो हमारे RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास सर, उन्होंने किस तरीके से बोला है कि हाँ CBI को हमें डाउन करना है, बट एल नीनो जो है उसकी वजह से मुद्रास्फीति की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब कम वर्षा होगी तो जो फसल के उत्पादन है वो भी कम हो जाएगी, फसल का उत्पादन कम हो जाएगी, तो उससे आपको इन्फ्लेशन की भी समस्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो था आपका। नेक्स्ट, हाँ, तो आज की न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में ये काम की चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है। आज की न्यूज़पेपर में ये काम की चीज़ें थी, GS1 GS2 GS3 GS4 इवन एसए के लिए जो भी आपको मुझे लगा कि हाँ जो आर्टिकल रेलेवेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया।
कि ये चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी है, और यही आपका अप्रोच भी होना चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएं, चाहे जनसत्ता उठाइए, चाहे हिंदू न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस उठाइए। आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है कि हाँ ये GS1 का पार्ट है, GS2 का पार्ट है, GS3 का पार्ट है, GS4 का पार्ट है, या फिर SC के लिए हमारे ये हेल्पफुल हो सकता है ये एडिटोरियल या ये जो आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप जो तैयारी करेंगे तो आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ना सफल हो जाएगा और आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से मैं जनसत्ता न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, उसको भी जल्द से जल्द ले आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है और क्या कुछ कमियां लग रही हैं या फिर कुछ आपके क्रिटिसिज्म है, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।